नमस्कार दर्शकों, आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से मैं हूं डॉक्टर अंशु जैन, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेरे साथ में डॉक्टर वैभव माथुर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आपने मूवमेंट डिसऑर्डर्स में भी स्पेशलाइजेशन किया है। डॉक्टर वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम जानना चाहेंगे कि ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्या है। बहुत लोगों को हमने देखा है, इनको गर्दन हिलने की बीमारी होती है, हाथ हिलने की बीमारी होती है, पैर में चलने में दिक्कत आती है या लड़खड़ाते हुए वो चलते हैं। तो इस तरीके के डिजीज़ जो है वो आमतौर पे किन लोगों में देखने को मिलती है? सबसे पहले नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैडम ने बिल्कुल सही पूछा। सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजी का ही एक पार्ट है। न्यूरोलॉजी की बीमारियां आई थिंक सभी दर्शक थोड़े थोड़े जानते होंगे। स्ट्रोक, एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारियां, हेडेक्स, उसी में एक डिपार्टमेंट है हमारा, एक अलग मूवमेंट्स की बीमारियां इसके अंदर आती है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जैसा नाम से लग रहा है, गतिविधि के विकार। मूवमेंट किस तरह से होते हैं? आपके बॉडी के हर हिस्से के अंदर मूवमेंट्स ब्रेन से रेगुलेट होते हैं। अगर वो मूवमेंट ज़्यादा तेज हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए, सो असामान्य ज़्यादा मूवमेंट की बीमारियां या असामान्य कम मूवमेंट्स की बीमारियां। तो जैसा आपने पूछा, दो प्रकार इसके बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा मूवमेंट किस तरह हो सकता है? मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि अपना हाथ सीधा रखें, लेकिन उसमें धीरे धीरे कंपन हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं। तो शेकिंग ऑफ हैंड्स या ट्रेमर्स सबसे आसानी से दिखने वाले मूवमेंट्स की बीमारियां हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ज्यादा मूवमेंट्स की बीमारियां या हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसी तरह से लिखते लिखते कभी कभी हाथों का मुड़ने लग जाना। लोग कहते हैं कि हमारे आजकल बैंक में चेक में सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, या फिर आपके बात करते करते थोड़े थोड़े गर्दनों के अंदर टेढ़ापन आना, आंखों का बार बार झपकने लग जाना, चेहरों के अंदर बार बार इस तरह के फेशियल मूवमेंट्स आना। तो इस तरह से कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्टोनिया। तो डिस्टोनिया इस एबनॉर्मल मूवमेंट्स के बीमारी को कहते हैं। तीसरा आ सकता है आपके बैलेंस की दिक्कत है। आप चल रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, लोग आपको टोक रहे हैं कि आजकल आप सीधे नहीं चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे बॉडी इधर उधर जा रही है, तंगे खा रहे हैं, तो इसको अटैक्सिया कहते हैं। ये भी असामान्य ज्यादा मूवमेंट्स की बीमारियों के अंदर आता है। और चौथा बहुत ही कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो रात को पैरों के अंदर जो बेचैनी होती है। पेशेंट्स कहेंगे कि पूरे दिन हम सही चलते हैं और रात को मेरे पैरों में अजीब बेचैनी होती है, पैर पटकने पड़ते हैं, दबवाने पड़ते हैं, बांधने पड़ते हैं। तो वो बीमारी होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। वो भी एक तरीके का हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। सो ये सब बीमारियां जो मैंने बताई, ये है असामान्य ज्यादा मूवमेंट्स की। दूसरा प्रकार इसका आ जाएगा असामान्य कम मूवमेंट्स की बीमारियां। जैसे आप देखेंगे पेशेंट बहुत धीरे धीरे चेयर से उठेंगे, छोटे छोटे कदम लेके चलेंगे और धीरे धीरे तक वॉशरूम तक पहुंचेंगे, या फिर लौट के आने के अंदर भी बहुत रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ये स्लोनेस या स्लगिशनेस की बीमारी हम लोग असामान्य कम मूवमेंट्स में मानते हैं। और इसी में एक बहुत बड़ी बीमारी है पार्किंसन डिजीज, जो एक तरीके का हाइपोकाइनेटिक या स्लो मूवमेंट्स की बीमारी है। तो इस तरह मूवमेंट डिसऑर्डर समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि ज्यादा आपके कंट्रोल के बाहर की मूवमेंट या कम मूवमेंट्स होने लगे तो इनको मूवमेंट डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में ले। पार्किंसोनिज्म तो बहुत कॉमनली सुनने में आता ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये किस उम्र के लोगों में होता है? जेंडर बायस है क्या, कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है कि मेल में ज़्यादा होता है, या इसका आनुवंशिकता के साथ में, हेरिडिटी के साथ में कोई संबंध है? बिल्कुल। सो एज, हम लोग जब पेशेंट को हम देखना चालू करते हैं तो पहला सवाल होता है कि ये किस उम्र में और कितने दिन पहले ये बीमारी चालू हुई। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स अगर आप देखें तो ये स्लो बढ़ने वाली बीमारियां हैं। कभी भी ऐसे अचानक रातों रात नहीं होती है, धीमे धीमे इनके सिम्टम्स आते हैं। तो पहली बात, ये बीमारियां स्लोली ऊपर बढ़ती हैं। कौन सी एज में होती है इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्लोनेस की बीमारियां हैं, धीमेपन की, ये मोस्टली आफ्टर 50 या 60 आती हैं। पार्किंसंस की जो क्लासिक एज ग्रुप है वो 60 के ऊपर ही है। अब अनुवांशिकता का रोल इस तरह बनने लगा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से या एनवायरमेंटल एक्सपोजर, कुछ हमारे केमिकल एक्सपोजर्स, कुछ मेडिकेशन के एक्सपोजर्स, इनकी वजह से बीमारी थोड़ी जल्दी होने लगी है। तो 40s और 30s के एज ग्रुप में भी पार्किंसोनिज्म आजकल मिलता है और स्लोनेस की बीमारियां कॉमन हो गई है। कंपन की जहां तक बात करें हम लोग, कंपन की बीमारियां किसी भी एज ग्रुप के अंदर हम लोगों को मिल सकती है, फीमेल्स एंड मेल्स बोथ। बट ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन में अगर कंपन मिले, किसी को 50-60 के बाद पहली बार कंपन चालू हो, तो पार्किंसन सोचना चाहिए। बाकी कंपन मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, छोटी कुछ देर के लिए सभी को होते हैं, तो उनको हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर में नहीं गिनते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर भी ट्रेमर्स मिल सकते हैं। सो चिल्ड्रन एंड यंग एज ग्रुप में जो मिलेगी बीमारियां, उसमें आते हैं कंपन और डिस्टोनिया, मतलब मुड़ने की और कंपन की बीमारियां मिल जाती है। एल्डरली एज ग्रुप में धीमेपन की और पार्किंसंस की बीमारी ज्यादा मिलती है। फीमेल्स और मेल्स के अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं कि फीमेल्स आर मोर प्रोन
जब एल्डरली के अंदर पार्किंसोनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि वो फीमेल हार्मोन्स धीरे धीरे मेनोपॉज के पास कम हो जाते हैं और फिर जेंडर बायस आता है। और हेरिडिटरी इसमें क्या है कि जैसे ही जेनेटिक पार्किंसोनिज्म की बात आती है तो वो जल्दी एज ग्रुप्स के अंदर आने लगता है। मान लीजिए आपके फादर या ग्रैंडफादर में जब 60-70 में था तो आपके अंदर वो 45-50 में पॉसिबली हो सकता है, अगर वो जीन पॉजिटिव है तो। पर इससे डरने की बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान रहेंगे तो उल्टा मुझे लगता है कि स्ट्रेस ही ज़्यादा होगा। तो अनुवांशिकता का पता मेरे हिसाब से डॉक्टर लगाएं तो बेहतर है। आप लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। मतलब इसलिए परेशान नहीं होना कि भाई और पापा को है तो मुझे तो होके ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं पार्किंसोनिज्म के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका हम डायग्नोसिस क्या करते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? क्या हम जल्दी इसका पता लगा के जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम। सिम्टम्स की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये बीमारी क्लिनिकली डायग्नोस्ड है, मतलब मरीज बताते हैं और हम ये सिम्टम्स देखते हैं तो ही सबसे पहले ये पता चलता है। जैसे कंपन किस तरह से हो सकता है, पेशेंट्स हम पूछते हैं कि आपको कंपन क्या करने में होता है, चाय का कप पकड़ने में, चम्मच से खाना खाने में। इन जब में कंपन जो होता है उसको एक्शन ट्रेमर कहते हैं, ये पहले आता है। रेस्टिंग ट्रेमर हुआ कि मरीज बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और उनका ये हाथ धीरे धीरे हिल रहा है, तो रेस्टिंग वाले ट्रेमर थोड़े लेट आते हैं। तो अगर हम लोग एक्शन ट्रेमर के टाइम पे ही इन लोगों को पकड़ लें तो थोड़ा सा बेनिफिट होता है। सिमिलरली दो अलग अलग ट्रेमर्स की बीमारियां भी अलग अलग हो जाती है, तो इस तरह से लक्षणों में अपने को थोड़ा सा जल्दी पकड़ लेने से फ़ायदा बिल्कुल है। अटैक्सिया की बात करें तो शुरू में बिल्कुल ग्रॉसली पेशेंट इधर उधर नहीं जाएगा, हल्के हल्के सामानों का गिरना, आपसे थोड़ा ट्रे लेके जा रहे हैं और कप बहुत जल्दी छलक रहा है, या आपसे खाना बहुत ज़्यादा मोर देन बिफोर गिरने लग गया है, या चलते चलते सामानों से टकराना काफ़ी कॉमन हो गया है, ये इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं आपके अटैक्सिया के। और इनको अगर हम समय से डॉक्टर से दिखा लें तो आपको पता चल जाएगा कि अटैक्सिया ब्रेन का है कि नर्व्स का है, और उसका फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जल्दी सिम्टम्स को पहचानना, जैसा अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये स्लोनेस को भी कई बार मिथ्स भी काफ़ी मैडम इसमें मैंने देखा है। लोग कहते हैं कि सर ये तो बूढ़ी हो गई हैं तो इसलिए धीमी हो गई हैं, या थोड़ा सा सर वो घुटने का गठिया है शायद इसलिए धीमी है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इन सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप अपने आप को दूसरे 60 साल के आदमी से कंपेयर करें। अगर वो चल रहे हैं तो आपको भी चलना चाहिए, अगर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये स्लोनेस की बीमारियां अगर आपको दिखने लगे कि पेशेंट्स को नहाने में, कपड़े चेंज करने में, खाना खाने में, सब में टाइम ज़्यादा लग रहा है, चलने में वो पीछे रह जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, घसड़ रहे हैं पैर को, सो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स जहाँ पे हम लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि कंपेयर करें, कई बार क्या होता है इसको उल्टा असर भी होता है। एक जना गया, उसको कंपन आते हैं, डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आपके बुढ़ापे के कारण है, सेनाइल ट्रेमर्स है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, उम्र के साथ आ रहे हैं। दूसरे जने को वही चीज़ पार्किंसोनिज्म या कोई और बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है, लेकिन वो भी ये सोच के बैठा रहता है कि भाई उनके बराबर तो उम्र हो ही गई है, तो हो सकता है मेरा भी यही हो। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का बॉडी अलग है, सिम्टम्स भी थोड़े मैच भले ही कर सकते हैं पर डायग्नोसिस डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल है इसके अंदर? सो इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एमआरआई ब्रेन बनता है कि कोई भी कारण ऊपर ब्रेन में तो नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि कॉजेज कैन बी स्ट्रक्चरल, मतलब वहाँ पे कुछ दिक्कत पड़ी है, किसी क्लॉट की वजह से हुआ है, तो सबसे पहले एक एमआरआई ब्रेन हम लोग आगे ले लेते हैं। उसके बाद बाकी जगहों से तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नर्व कंडक्शन टेस्टिंग हम लोग कराते हैं, एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन कराते हैं। हर चीज़ पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को नेक पेन भी है एसोसिएटेड तो हम लोग इस तरह से कराते हैं। तो एमआरआई पहला से मैं बताऊंगा आपको। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में न्यूरोलॉजिस्ट्स के लिए विटामिन B12 की बहुत खास वैल्यू है। विटामिन B12 रिवर्सिबल है, उसको आप ठीक कर दें तो आपके सिम्टम ठीक हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि चक्कर के पेशेंट्स में, इम्बैलेंस या बैलेंस के इश्यूज़ के पेशेंट्स में और मेमोरी वाले पेशेंट्स में, यहाँ पे विटामिन B12 अगर टेस्टिंग हो जाए और वो लो निकले और आप उसको करेक्ट कर लें तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम इन सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो ब्लड के टेस्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन, किडनी की टेस्टिंग, वो सब तो कॉमन है। हमारे लिए स्पेशली है विटामिन B12 और डायबिटीज़। शुगर भी कई बार आपको अनडिटेक्टेड रहती है और आपको धीरे धीरे न्यूरोपैथी की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं और एमआरआई ब्रेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक नया इन्वेस्टिगेशन आपको बताऊं तो आजकल हमारे डोपामीन के स्कैन्स चालू हो गए हैं जो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि पार्किंसंस है या नहीं है। सो डोपामीन के पेट स्कैन्स आजकल अवेलेबल हो गए हैं जो कि इसमें न्यू मोडालिटी है। एक जो ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि कितना रिवर्सिबल है, क्योरेबल है, नहीं है, क्या इसका प्रोग्रेस रहता है डिजीज़ का? बिल्कुल। सो ट्रीटेबल और क्योरेबल में हम हमेशा पेशेंट्स को फ़र्क बताते हैं। सो क्योरेबल है कि आपने कोई चीज़ करी और वो वापस ठीक हो गई।
न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में ट्रीटेबिलिटी होती है, आपने दवाई के साथ पेशेंट को काफ़ी हद तक अच्छा रख सकते हैं। तो ट्रेमर्स की बात करें तो ट्रेमर्स की हमारे पास 2-3 तरह की मेडिकेशंस अवेलेबल है जिनसे मरीज़ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन ट्रेमर्स से बच सकते हैं। पार्किंसंस का डायग्नोसिस हो जाए तो डोपामिन की दवाइयों से आप पेशेंट को बहुत अच्छा पहले से कर सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, चलना फिरना एवरीथिंग, फॉल्स बच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दवाई हमारे लिए यूज़ होती है। अगर कोई डेफिशिएंसी निकल जाए जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसके करेक्शन से हम लोग पेशेंट्स को बेटर कर सकते हैं। और अगर MRI में हमको कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मिल जाए तो अगेन वहाँ पे सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं कि आप उसको हटा दें तो मरीज़ शायद वापस से अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट पा सकता है। डॉक्टर साहब, एज है, जेंडर है, ये तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो है सो है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली है कि हम डाइट पर अपना ध्यान रखें। और कुछ ड्रग्स हमने सुना है कि जब पेशेंट जाते हैं लंबे समय तक कोई ना कोई दवाई खाते रहते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं अरे आप ये दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आपको ये बीमारी डेवलप हो रही है, तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल सही। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो आपने चर्चा करी, इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की लाइफस्टाइल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा है तो उनसे मूवमेंट डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। ड्रग्स की मैडम ने बहुत अच्छी चर्चा करी। सो ड्रग्स में देयर आर सम मेडिकेशंस जिनके बारे में माना जाता है कि वो डोपामिन के सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। अगर उस तरह की मेडिकेशंस अपन बिना डॉक्टर परामर्श के, जैसे कुछ गैस की गोलियां या कुछ मनोरोग की दवाइयां हैं जिनको अगर आप लंबे लेते रहे हैं और आप डॉक्टर से 2, 4, 5 साल से मिले ही नहीं हैं, वो मेडिकेशन धीरे धीरे डोपामिन सिस्टम को गड़बड़ कर देती हैं और फिर हमने कई बार देखा है पेशेंट्स को एबनॉर्मल मुंह के मूवमेंट्स चालू हो जाना, एबनॉर्मली ट्रेमर्स चालू हो जाना। तो हमारा पहला काम होता है जब भी हम पहली बार पेशेंट देखते हैं तो सबसे पहले उनसे उनका ड्रग लिस्ट मांगते हैं कि आप क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं वो हमें पूरा दिखाइए। और लकीली अगर कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसने गड़बड़ करी है और उसको हम रिमूव कर दें तो वी कैन गेट द पेशेंट क्योर्ड ऑफ द डिजीज। जी, अदरवाइज तो ये क्योरेबल तो नहीं है पर कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, अपन इलाज ट्रीटेबल है। और अगर दर्शक हम उसे मेरा अनुरोध है कि अगर हम ये ध्यान रखें कि देखो जो चीज़ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते वहाँ पे तो हमें डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से दवाइयाँ लेनी ही लेनी है, पर अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन अपनी लाइफ स्टाइल में रहें, उसको बेटर करें, डाइट को हम पहले से अधिक बेटर करें और सबसे इम्पॉर्टेंटली टाइम रहते हुए अपने सिम्टम्स को पहचान लें। कंपेयर करना अच्छी बात है कि आपकी उम्र का जना कोई अच्छा काम कर पा रहा है तो आपको भी करना चाहिए, पर अगर आप किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत अपने सिम्टम्स को पहचानिए और डॉक्टर से परामर्श लें। खान पान और डॉक्टर से परामर्श, ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको समय रहते इस बीमारी का हम पकड़ सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन से बचें। 7 दिन की जो दवाई लिखी है वो 7 ही दिन खानी है, 70 दिन तक नहीं खानी है, कम से कम अगर डॉक्टर नहीं कहता है तो। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम टाइमली इस बीमारी को पकड़ भी सकते हैं, हो सकता है रिवर्स भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं उनको लेकर अपने जीवन को बहुत बेटर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको इस परिचर्चा से अवश्य लाभ मिलेगा। डॉक्टर वैभव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे मिथ्स क्लियर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों को आज समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ परिचर्चा का आप लाभ उठाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें इस कामना के साथ। धन्यवाद।